नमस्कार और स्वागत। मेरा नाम है ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित। ह्यूमन राइट्स के टॉपिक में आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट्स ऑन ह्यूमन राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको जेनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट भी कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट्स की हिस्ट्री क्या है, कहां से आए ये, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे क्लासिफाई किया जाता है इनको, और फिर बात करेंगे डिटेल में इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की, इसके ऑब्जेक्टिव की और इसके लीगल इफेक्ट। So let's start today's video. तो दोस्तों, इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट्स को डिस्कस करने से पहले ना आप एक कहानी सुनिए, क्योंकि अगर लॉ में आप कहानीकार हैं तो आप बाकी का सब्जेक्ट अपने आप क्लियर कर सकते हैं। तो कहानी ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिचुएशन पूरे ही वर्ल्ड में बहुत ज्यादा खराब थी। ह्यूमन राइट्स को लेके तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन और बहुत ज्यादा वायलेशन हो रहा था। तो सारी कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया कि कुछ एक बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए हम कुछ ना कुछ बनाएंगे ताकि किसी के भी राइट्स वायलेट ना हो, किसी को भी इनह्यूमन ट्रीटमेंट का सामना ना करना पड़े। तब गठन हुआ यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस ने अपनी अलग अलग बॉडी बनाई जो अलग अलग तरीके से काम करती हैं, अलग अलग चीजों को लेके डील करती हैं। उसके बाद आया ह्यूमन राइट कमीशन और फिर आया ह्यूमन राइट्स कमिटी। उसके बाद सारी कंट्रीज ने मिलके एक डिक्लेरेशन बनाया जिसे कहा गया यूडीएचआर, यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट। अब यूडीएचआर आ तो गया, यूडीएचआर बहुत ही फैबुलस डॉक्यूमेंट था क्योंकि उसने ह्यूमन राइट्स को बहुत अच्छे से कवर किया गया था, बट उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसका एक लीगल बाइंडिंग इफेक्ट नहीं था। इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज के मन मुताबिक ये था कि वो अपने यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को इंप्लीमेंट करें या ना करें। अगर नहीं भी करते थे तो वो लीगली बाइंडिंग नहीं थे इस चीज के लिए, और इसी वजह से कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स ने 1947 में डिसाइड किया कि हम 2 कॉन्वेनेंट लेके आएंगे। अब ये कॉन्वेनेंट क्या थे? इसको आप प्रतिज्ञा पत्र बोल सकते हैं, इसको आप नॉर्म्स बोल सकते हैं, इसको आप न्यू रूल्स बोल सकते हैं, जो कि लीगली बाइंडिंग होंगे स्टेट्स पे। एक डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसे बोला गया इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन ह्यूमन राइट्स। इस डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट जनवरी 1948 में सारे देशों की गवर्नमेंट्स को भेजा गया फॉर देयर कमेंट्स एंड सजेशन। कमीशन ने 1949 में एक ड्राफ्ट बनाया जिसे प्रपोज किया गया कि ये ह्यूमन राइट्स का कॉन्वेनेंट होना चाहिए। देखिए, अभी तक सिर्फ एक ही ड्राफ्ट बना हुआ है, कभी तक अलग अलग इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट्स की बात नहीं कर रहा है कमीशन। लेकिन क्या हुआ कि जब जनरल असेंबली में 1950 को ये ड्राफ्ट अप्रूवल के लिए भेजा गया, उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया और सोवियत यूनियन ने ये कहा कि आपने तो सिर्फ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को ही इसमें इंक्लूड किया है। हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को भी इन्हीं ड्राफ्ट्स में, इन्हीं कॉन्वेनेंट्स में इंक्लूड करें। उसके बाद क्या हुआ? जनरल असेंबली ने 1952 में 2 साल बाद रिकमेंडेड किया कि हमारे पास 2 ड्राफ्ट होने चाहिए। पहला बात करेगा सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की और दूसरा बात करेगा इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की। 1954 में कमीशन ने 2 ड्राफ्ट बनाए और उसे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को प्रेजेंट किया। दिसंबर 1696 को जनरल असेंबली ने इन 2 कॉन्वेनेंट्स को अडॉप्ट कर लिया। पहला था इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसे आईसीसीपीआर कहा जाता है, और दूसरा था इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जिसे आईसीईएसआर कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स की। तो इन कॉवेनेंट्स को ना बेसिकली 3 जनरेशंस में डिवाइड किया गया। सबसे पहली जनरेशन, जो सबसे पहले राइट्स बने थे, उसे कहा गया सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, आईसीसीपीआर। इसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बोला जाता है। दूसरे आए इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इसे सेकेंड जनरेशन राइट्स। और तीसरे आए कलेक्टिव राइट्स, इसे थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स बोला जाता है। आइए अब बात करते हैं एक इंट्रोडक्शन की। आईसीसीपीआर को 16 दिसंबर 1966 को अडॉप्ट किया गया। ये फोर्स में आया 23 मार्च 1976 को। इसके अंदर एक प्रीएम्बल है और 53 आर्टिकल्स हैं। इसे 6 भागों में, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1, 2, 3 बात करते हैं राइट्स एंड फ्रीडम्स की, एंड पार्ट 4, 5, 6 बात करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर की।
आइए अब बात करते हैं इन आर्टिकल्स और पार्ट्स के बारे में। तो पार्ट 1 है, ये आर्टिकल 1, 2, 3 एंड आर्टिकल 5 को कवर करता है। ये जनरल आर्टिकल्स हैं, ये लोगों के राइट्स की सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। ये बताते हैं मेन और वुमेन के राइट्स इक्वल होंगे। जो सेकेंड पार्ट है वो है आर्टिकल 4, ये बात करता है इमरजेंसी प्रोविजंस की। किसी भी देश पे कोई हमला हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जिससे उस देश को ये लगे कि वहां पे ह्यूमन राइट्स देना सभी को पॉसिबल नहीं है, ऐसी एक्सीजेंसी सिचुएशंस में ह्यूमन राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है। लेकिन ये भी कहता है कि कुछ एक राइट्स होंगे जो नॉन सस्पेंडेबल होंगे, जिसको आप कभी भी हटा नहीं सकते। कौन से होंगे वो राइट? राइट टू लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड सर्विट्यूड। इन राइट्स को बेसिकली कोर ऑफ एसेंशियल ह्यूमन राइट्स भी कहा जाता है। इसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं कि डिस्कस अबाउट दी कोर ऑफ एसेंशियल ह्यूमन राइट्स, तो इसको याद रख लीजिएगा। ये इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 2 आर्टिकल 4 में दिए गए हैं। अब बात करते हैं पार्ट 3 की, जो आर्टिकल 6 से 27 तक में कवर होते हैं। ये सारे सब्सटेंसिव राइट्स हैं और लोगों को जो फांसी दी जाएगी वो मोस्ट सीरियस ऑफेंसेस में और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही दी जाएगी। लोगों को कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार होगा और सभी लोग लॉ के अंदर बराबर तरीके से ट्रीट किए जाएंगे। पार्ट 4 आर्टिकल 28 टू 45 के बीच में है। ये बात करता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ राइट की, जो ये राइट्स हैं इनको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा और ह्यूमन राइट्स की कमिटी इन्हें कैसे मॉनिटर करेगी। पार्ट 5 आर्टिकल 46 से 47 के बीच में है। ये कहता है कि किसी भी राइट्स को इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा, यानी जैसे ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं इनको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। ये सभी राइट्स लोगों को इनहेरेंट मिलेंगे, यानी जैसे ही वो जन्म ह्यूमन रेस में लेंगे उनको ये राइट दे दिए जाएंगे और सभी को पूरी तरीके से नेचुरल वेल्थ एंड रिसोर्सेज को एंजॉय करने का अधिकार दिया जाएगा। पार्ट 6 बात करता है आर्टिकल 48 से 53 के बीच में फॉर्मेलिटीज ऑफ रेटिफिकेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉवेनेंट। यदि कोई देश अपने यहाँ पे इन कॉवेनेंट्स को अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए उसे कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज का पालन करना होगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ आईसीसीपीआर की। देखिए, ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट और प्रोटेक्ट किया जा सके। ये सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव है। अगर ऑब्जेक्टिव आईसीसीपीआर की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को लोग इंजॉय कर पाए, इफेक्टिव रेमेडी प्रोवाइड की जाए लोगों को अगर कोई उनके राइट्स को वायलेट करता है, और जितने भी देश जिन्होंने आईसीसीपीआर को अडॉप्ट किया है उनके ऊपर एक लीगल बाइंडिंग इफेक्ट डाला जाए, और सबसे लास्ट एनफोर्स किया जाए, प्रमोट किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए ह्यूमन राइट्स को। अब बात करते हैं इसके लीगल इफेक्ट की। तो ध्यान दीजिए, आर्टिकल 2 जो है वो लेजिस्लेटिव मेजर के बारे में बात करता है जो हर स्टेट को अपने यहाँ अपनाने पड़ेंगे। आपको ह्यूमन राइट कमीशन बनाना पड़ेगा हर स्टेट में, आपको इफेक्टिव प्रोसीजर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा अपने यहाँ पे। पैरा 3 सब क्लोज ए बात करता है कि जितने भी पार्टिसिपेटिव स्टेट हैं वो यहाँ अगर किसी का ह्यूमन राइट वायलेट होता है तो अपने यहां एक इफेक्टिव रेमेडी प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा आईसीसीपीआर का चैप्टर खत्म। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा, यहां तक आए हो तो उस अंगूठे के निशान को हल्का सा दबा दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियो बनाता रहूं। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, सशक्त बनिए। जय हिंद, जय भारत।